गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित की कक्षा में। वाणिज्य गणित इकाई 11 चक्रवृद्धि ब्याज पे करीबन हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है A = P × 1+R/100⁴ ये आपके पास चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है। ठीक है, ए क्या है इसमें ऋषभ? मिश्रधन, पी मूलधन, आर दर, एन समय। इतना सबको बहुत क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ा है बेटा मिश्रधन माइनस मूलधन दैट इज A - P। इतना हम पिछले 3 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके बाद अर्धवार्षिक, जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है या चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास जब त्रैमासिक संयोजित होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न देखे थे। अब यहाँ पे यही सूत्र, यही कॉन्सेप्ट आपका किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो सकता है। यानी अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है, और वो कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। तो पहला यहाँ पे क्या है? जनसंख्या में वृद्धि अथवा ह्रास। जनसंख्या में या तो किसी प्रकार की वृद्धि हो या तो किसी प्रकार की कमी हो। जनरली आपको जनसंख्या में आपके पास कहीं ना कहीं हर साल वृद्धि ही हो रही है, हर साल वृद्धि हो रही है। यानी ये सूत्र आपके पास प्रयोग हो सकता है यदि किसी शहर की या कहीं की जनसंख्या में आपके पास वृद्धि हो रही है। जैसे कहा जाए, अगर आपके पास एक जगह 1 लाख अगर जनसंख्या है, ठीक, और 10% की दर से इसमें प्रति वर्ष वृद्धि होती है, प्रति वर्ष वृद्धि होती है, तो ये आपसे कह सकता है भाई इसमें 3 वर्ष बाद उस स्थान की जनसंख्या क्या होगी। सही है? इसी तरह से अगर जनसंख्या में किसी प्रकार की कमी हो, जब पहले हम लोग को सुनते थे भाई कहीं जो बहुत से आपके पास लोग ऐसे थे जिसका पहले इलाज नहीं था, हैजा है, प्लेग है, टीबी से बहुत सारे गांव में की जनसंख्या में कमी आ जाती थी। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही है? अब इसी चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का प्रयोग यदि बैक्टीरिया की वृद्धि दर ज्ञात है। बैक्टीरिया आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म कीटाणु होता है। ठीक है, अगर इसकी वृद्धि की दर ज्ञात है तो उसकी हम कुल वृद्धि भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु के मूल्य का मान ज्ञात करना हो, यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य का मान ज्ञात करना हो तो भी हम चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य का मान, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है, जमीन की वैल्यू हर साल बढ़ती है ना मुस्कान? जमीन की वैल्यू क्या होती है? हर साल बढ़ती है। ये तो पता ही होगा भाई, कोई प्लॉट ऑफ लैंड है उसकी वैल्यू हर साल 10% के हिसाब से या 20% जो भी तय होगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसकी बढ़ेगी। मान लो अगर कोई आपके पास मशीन है या कह लीजिए आपकी बाइक है, बाइक ऐसी क्या होती है? कार है, उसका वैल्यू, उसका दाम, उसका मूल्य हर साल कम होता है। जितनी पुरानी गाड़ी होती है उतने कम दाम में बिकती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो किसी भी वस्तु के मूल्य के मान के लिए भी हम लोग इस चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। बस सूत्र तो आपके पास वही है। ठीक है, चलो अब इसको देखिए। जो आपके पास यहां पे सूत्र था A = P × 1+R/100⁴ अगर आप किसी जनसंख्या की वृद्धि हो, चाहे बैक्टीरिया की वृद्धि हो, चाहे वस्तु के मूल्य की वृद्धि हो,
P हमेशा आपके पास रहेगा प्रारंभिक मान या वैल्यू। ए क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, वृद्धि दर। हमने पी को अभी तक क्या कहा था, मूलधन। पी को हमने क्या कहा था बेटा, मूलधन। इसी तरह से यहां पे हमने क्या कहा है, आर को क्या कहा है, वृद्धि दर, और पी को हमने कह दिया है प्रारंभिक मान, या हम कह सकते हैं वर्तमान का मूल्य। सही है। और आपके पास एन हो जाएगा समय या अवधि। जनरली ये वर्ष में होता है भाई। अगर आपके पास दर वार्षिक में है तो समय भी आपका वर्ष में होगा। दर और समय का रिलेशन है। अगर कहता है दर वार्षिक दर है तो समय भी आपका वर्ष में होगा। अगर दर मान लीजिए गलती से कहता है कि प्रति घंटे में है, जैसे हम कहते हैं बैक्टीरिया की बात आती है, अगर ये कह देता है कि मान लो 4000 बैक्टीरिया प्रति घंटे बढ़ता है, तो समय भी फिर आप यहां पे घंटे में लोगे। ठीक है। अब ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अंतिम मान या मूल्य या वैल्यू, कुछ भी एन वर्ष के बाद कह लो, है ना। जब यह एन वर्ष होगा तो एन वर्ष के बाद। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जनरली जब आपके पास वृद्धि हो रही है, जो वही सेम सूत्र आपके पास a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात n। ठीक है। ये आपका, इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इन सब चीजों में। सही है। हम अगर यहां बात कर लें n, प्रथम वर्ष के बाद क्या मूल्य हो जाएगा, प्रथम वर्ष के बाद मूल्य या चलिए अभी आ गया। तो प्रथम वर्ष के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात 1। द्वितीय वर्ष के बाद हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2। इसी तरह तृतीय वर्ष के बाद, या कह लो n वर्ष के बाद, n वर्ष के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ वृद्धि की बात हो रही है। सही है। एक आज इसमें प्रश्न देख लेते हैं, आप ही की बुक का प्रश्न है, अभ्यास 11B में पहला प्रश्न। चलो ठीक है। चलो देखो इधर, प्रश्न एक आपसे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को जनसंख्या 1 लाख रुपए थी। ठीक है, 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो, जनसंख्या नहीं है 1 लाख। कोई बात नहीं यार। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो हमें क्या हो गया, समय कितना है यहाँ पे, 3 साल। कितना समय है भाई, 31 दिसंबर 1978 से आपका 31 दिसंबर 1981 तक क्या हो जाएगा, 79, 80, 81, 3 साल। यहाँ पे साफ साफ समय कितना आ जाएगा आपके पास, 3 वर्ष आ गया। और वार्षिक दर कितना है, वार्षिक दर वृद्धि कितना है, 10%। और प्रारंभिक या वर्तमान या कह लीजिए 1978 में कितनी जनसंख्या थी, 1 लाख। ठीक, ये क्या है, ये P हो जाएगा आपके पास, प्रारंभिक मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य 1 लाख। ये हो गया R वार्षिक दर,
ये हो गया n 3 वर्ष। हमें क्या निकालना है? ए क्या हो जाएगा? 1981 में जनसंख्या। ए यहाँ पे अमाउंट नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग, जहाँ पे a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात n हो जाएगी। p आपके पास 1 लाख, 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 3। तो हल कर दो, शून्य शून्य कट जाएगा। कोई हल करना चाहेगा तो आके हल कर सकता है। 11 का घन कितना हो जाएगा? 1331। 1331 क्या चीज हो गया लोग? 3 शून्य कट जाए, कितना बचेगा? 133100। इतनी जनसंख्या हो जाएगी आपके पास 1981 में। इसे पूछा गया था उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 3 साल बाद उस नगर की जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी। 1,33,100 हो जाएगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मूल्य और आंकड़े में हमने वृद्धि वाला सूत्र जैसा हमने चक्रवृद्धि में मिश्रधन के लिए यूज किया था वैसा का वैसा ही यूज है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जनसंख्या है, मूल्य है, मान है, बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या है, मूल्य है, मान है, बढ़ रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी वृद्धि की दर, यहाँ पे क्या है? धनात्मक है। यदि वृद्धि की दर आपके नेगेटिव हो, वृद्धि का दर यहाँ पे आपके पास अगर माइनस हो या किसी चीज का अवमूल्यन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? अवमूल्यन। ये क्या होता है भाई? हम अगर कह दें किसी मूल्य में कमी, या कह सकते हैं अवमूल्यन की दर, सब कुछ वही रहेगा। P आपके पास प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य रहेगा। N आपके पास समय या अवधि था, समय अवधि रहेगा। बस जो आपके पास R है, R क्या था? वृद्धि दर है ना। ये R आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवमूल्य की दर, यानी R यहां पे क्या हो जाएगा? अब चीज क्या हो रही है? घट रही है। अवमूल्यन चीज अब क्या हो रही है? घट रही है। जब चीज घट रही होगी तो R को आप रिप्लेस कर दोगे किससे? -R से। R की जगह क्या लिख दोगे? -R। कब लिख दोगे? जब किसी का मान या दाम या वैल्यू घट रही है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था बाइक का। बाइक का दाम हर साल घटता है। आप शोरूम से गाड़ी ले आओगे तो तुरंत लोग कहते हैं कि 40% दाम कम हो जाता है ना? जैसे शोरूम से वैसे ही कह रहे हैं। तो उसमें ये सूत्र बन जाएगा आपके पास A + A = P × 1 - R/100 की घात n, जिसमें A आपके की घात n, ठीक है, जिसमें P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा वर्तमान मूल्य, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग। तो पहले मूलधन होता था, अब ये वर्तमान मूल्य या प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा।
ठीक है। आर हो जाएगा यहाँ पे अवमूल्यन की दर, यानी अगर कोई चीज घट रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आ गया है ना, बीच में माइनस आ गया है ना, माइनस में क्या होगा, कम होना, बढ़ेगा तो प्लस, और एन तो आपके पास वही है, समय या अवधि, समय या अवधि, और ए क्या हो जाएगा, अंतिम मान या अंतिम मूल्य, अंतिम मान या कह सकते हैं अंतिम मूल्य, ये हो जाएगा। अब इस पर आधारित हम लोग आप लोग प्रश्न देख लेते हैं आपकी बुक का, अभ्यास नंबर 11B, 11B में कह लीजिए, चलिए प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 4 आपकी किताब का देख लेते हैं इसको। प्रश्न 4, टेम्पररी स्टॉप। यह आपकी बुक का प्रश्न है, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 है तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य होगा? गौर फरमाइएगा। देखो यहां पे हम अगर बात करें अवमूल्यन की दर तो साफ साफ समझ में आ जा रही है, कितनी है अवमूल्यन की वार्षिक दर, तो साफ साफ समझ में आ जा रही है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है मशीन का वर्तमान मूल्य। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को मैं प्रयास करूंगा बताने का। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आप लोग शांत रहेंगे तो मुझे थोड़ा बताने में आसानी रहेगी, फिर आप लोग शांत रहेंगे तो मुझे थोड़ा बताने में आसानी रहेगी, तो चीजें इतनी आसान भी नहीं है, और ये सब क्वेश्चंस आपको वापस कक्षा 9 में मिलना है, ठीक। इन्होंने इसमें कहा है कि आपके पास ये वर्तमान मूल्य दे रखा है, इसके 2 साल पहले का मूल्य निकालना है, सही है, इसके 2 वर्ष पहले का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको जब ये P निकालना है, ठीक है, जब ये P निकालना है और 2 वर्ष का अभी का, देखो अभी का मान दे रखा है, पहले का मान निकालना है, पहले मूल्य को ज्यादा रहेगा तभी ना ये 12% वार्षिक दर से कम होकर इतना वैल्यू आया होगा, ये तो आपके पास है। तो हम अगर इसमें बात करें, यहाँ पे ए का मान आपके पास जाएगा ₹29,040, 29,040 क्या है, ये अभी का वर्तमान मूल्य है। हम इसको वर्तमान मूल्य क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने 2 वर्ष पूर्व का मूल्य पूछा है। P यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व का मूल्य, ये आपसे पूछा गया है, और n आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग क्या आता है, देखिए n है, ये हो जाएगा 29,040 बराबर P इंटू 1 माइनस 12/100 की घात 2, 29,040 बराबर P इंटू ये हो जाएगा आपके पास 88/100 की घात 2, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा, ये P बराबर 29,040 गुणा 100 कह सकते हैं बटे 88 गुणा 88, इसको कर दीजिए, आ जाएगा भाई, ये 11 से जाएगा, देखिए 11 8 88, 11 दूनी 22, 7, 11 संग 66 बचेगा 4, 44 0, फिर ये जाएगा 11 से जो कटेगा आपके पास, ये फिर से 11 से कैंसिल करोगे, 11 8 88, 11 दूनी 22, 44 240,
अब ये 240 गुणा 100 बटे हो गया 8 गुणा 8, ठीक। अब इसमें ये कटेगा किससे? 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, बल्कि 8 से ही कट जाएगा यार, हाँ 8 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 4 दूनी 8, 25 ये हो जाएगा। फिर ये आपका कट जाएगा 15 से, ठीक है। तो 15 गुणा 25 गुणा 100 जो कितना आ रहा है? ये आपका मशीन का मूल्य हो जाएगा, ये आपका मशीन का मूल्य हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व। मैं फिर से कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूरा काफी हद तक चांस है करने के बाद भी जब कक्षा 9 में करोगे तब भी फंसेगा, तब भी क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा। फिर भी सिफान ध्यान से सुन नहीं रहे बिल्कुल। कितना आ रहा है देखो, 15 पंजे 75 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, 30 और 7 37,500 रुपए इसका मूल्य आ रहा है। दिखा सही है ना, 37,500, सही है। ये पहला मेथड है अवमूल्यन का। यहां पे बस बात क्या हो गई है, इन्होंने कह दिया वर्तमान मूल्य दे दिया है और पूछा है 2 साल पहले का। वर्तमान मूल्य देने के बाद जब 2 साल पहले का पूछा है तो हमने इस वर्तमान मूल्य को किसकी जगह रखा है? ए की जगह रखा है, क्योंकि 2 साल पहले का मूल्य पूछा है। 2 साल पहले मूल्य इसका देखो ज्यादा आ रहा है, ये जब ज्यादा रहा है और जब 12% वार्षिक दर से कम हो रहा है तभी ना ये वैल्यू आपके पास 29,040 आ रही होगी। ये समझ में आ गया? ये इसका प्रथम विधि था करने का। अब इसी प्रश्न को करने का द्वितीय विधि, दूसरा विधि भी इसका है, इसको देख लेते हैं। देखो अवमूल्यन दर वही रहेगा। अब यहां पे कहता है प्रारंभिक मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य। पी क्या था? प्रारंभिक मूल्य, या कितना था? ₹29,040। ये हो गया दूसरा मेथड। हम यहां पे अब इसी प्रश्न को हम करने जा रहे हैं दूसरे मेथड से, मेथड 2। इसको मेथड 2 कह लो, ठीक। R 12%, P प्रारंभिक मूल्य ही मान रहा है 29,040। ये थोड़ा प्रश्न अलग टाइप का है। अब यहां पे हम जब समय की बात करेंगे, मैं नहीं खाऊंगा, किसने मंगाया? वो सब्जी मंगाई, कोई और खा लेगा, ठीक। एन क्या कह रहा है? एन क्या कह रहा है? 2 वर्ष पूर्व कह रहा है। 2 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जब यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व कह रहा है बेटा, तो यहाँ पे n का फिर मान -2 रखो। जब r बढ़ रहा था तो +r था, जब r बढ़ रहा था तो +r रखा था। जब अवमूल्यन की दर आई थी ना, हमने उस सूत्र में r की जगह -r कर दिया था। अब जब ये 2 वर्ष बाद कहता है तो n का मान +2 ईयर्स हो गया। अब क्योंकि ये n कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, अलग तरह का क्वेश्चन का आंसर या बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमने P को वही रखा, प्रारंभिक मूल्य। समय आपको -2 क्यों किया है हमने? क्यों किया है -2? क्योंकि ये 2 साल पहले का वर्तमान मूल्य है, क्योंकि ये 2 साल पहले का वर्तमान मूल्य है। तो बाकी वही रहेगा, A बराबर, ठीक है, इंटू 1 -r बटे 100 की घात n, सूत्र वही रहेगा। P आपने 29,040 रख दिया है, R हो जाएगा आपके पास कितना? 12 बटे 100, लेकिन इसकी घात हो जाएगी -2, क्योंकि यहां पे कहा गया है 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले वैल्यू घट रही थी और 2 साल, और अभी वर्तमान मूल्य इसका इतना है। हमें 2 साल पहले का मान ज्ञात करना है। 2 वर्ष
पहले का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 29,040 गुणा ही होगा 88/100, तो आ जाएगा भाई। इतने बुद्धिमान तो आप लोग हो ही गए हो। अब घात -2 होता है, तो कक्षा 7 में घातांक पढ़ाया था, तो इस घात को धनात्मक करने के लिए क्या करते थे, रेसिप्रोकल ले लेते थे। क्या करते थे बेटा, इसका रेसिप्रोकल लेते थे। तो इसमें क्या होगा, 29,040 गुणा 100/88 की घात 2। देखो वैसा ही आ गया बिल्कुल, 100/88 गुणा 100/88। इसको हल करके वही 37,500 है जो हम पिछली बार लेके आए थे। सेम प्रश्न करने के 2 तरीके आप लोग को बता दिया है। सेम प्रश्न करने के 2 तरीके आप लोग को बता दिया है। हम यहाँ पे n का मान, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, n का मान यहाँ पे आपने निगेटिव क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व कह रहा था। आए समझ में, ठीक। तो जब भी पहले की बात करेगा तो माइनस में रख दोगे। और बाकी p का मान देखो वही रखा है, बाकी सब कहानी वही है। बस सूत्र में तो यही बताया था, या जो इसके पहले मेथड बताया था, n का मान अगर प्लस में रख रहे हो तो फिर ये किसका मान हो जाएगा, a का। घर जाके इसको 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा, तब समझ में आएगा, वरना कक्षा 9 में पहुंचने के बाद देख लीजिएगा। चलिए, दोनों टाइप के प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अभ्यास 11B के और प्रश्न आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो आपके टिपिकल प्रश्न था ये वाला, जो मुश्किल वाला प्रश्न ये वाला करवाया है। बाकी प्रश्न आपके पास सिर्फ सूत्र पर आधारित है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।